प्रधानमंत्री जब 2 दिनों के दौरे पर तमिलनाडु पहुंचे तो उनका बड़ा फोकस था ग्रीन एनर्जी। 17,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात दी और तमिलनाडु के थुत्तुकुडी में विकास परियोजनाओं की जो शुरुआत हुई उसमें कंटेनर टर्मिनल, स्वदेशी हरित हाइड्रोजन ईंधन का सेल का नया जहाज और कई सारी बुनियादी ढांचे की परियोजनाएं शामिल रही। कैसे रहा ग्रीन हाइड्रोजन पर फोकस, आइए आपको दिखाते हैं। तमिलनाडु के थुथुकुडी में प्रधानमंत्री ने 17,300 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इन परियोजनाओं में सबसे अहम रही वीओ चिदम्बनार बंदरगाह पर आउटर हार्बर कंटेनर टर्मिनल की आधारशिला। भविष्य में इसे एक ट्रांसशिपमेंट के हब में बदला जाएगा। वहीं एक स्वदेशी हरित हाइड्रोजन ईंधन सेल अंतर्देशीय जलमार्ग जहाज का भी शुभारंभ प्रधानमंत्री ने किया। उन्होंने कहा कि एक और मौजूदा केंद्र सरकार राज्य में हाईवे, मोटरवे और रेलवे को बढ़ावा देकर रोजगार और ईज ऑफ लिविंग को बढ़ा रही है। डिसैलिनेशन प्लांट, ग्रीन हाइड्रो प्रोडक्शन और बंकरिंग फैसिलिटीज का भी आरंभ हुआ है। इन प्रोजेक्ट से थुथुकुडी और तमिलनाडु ग्रीन एनर्जी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक बड़ा सेंटर बनेगा। आज दुनिया सुरक्षित भविष्य के लिए जिन विकल्पों की ओर देख रही है, तमिलनाडु उसमें बहुत आगे जाएगा। इसके अलावा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए देश के 10 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में फैले 75 लाइट हाउस को भी प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को समर्पित किया। अनुज यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। रंजीत गुप्ता जो कि सीईओ हैं ऑसियोर एनर्जी के, इस वक्त जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद रंजीत, और मुझे उम्मीद है मेरी आवाज आपको मिल रही है। मेरा पहला सवाल यही कि ग्रीन एनर्जी पर इतना जो बड़ा फोकस है सरकार का, उसके वजह क्या है? इतना इंपॉर्टेंट क्यों है पूरी दुनिया के लिए, न केवल भारत के लिए? ग्रीन एनर्जी या ग्रीन हाइड्रोजन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? देखिए, आप देख ही रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज दर बदर रोज की रोज आप को सारा जो टेम्परेचर है, हमारे तूफान है और फ्लड्स हैं, हर साल आपको लगता है कि वो पिछले साल से ज्यादा है। और ये सब हो रहा है बिकॉज जो अर्थ का टेम्परेचर है वो रोज हर साल बढ़ रहा है। और एक वायदा था लोगों को, सरकारों का अक्रॉस द वर्ल्ड, कि हम उसको 1.5 डिग्री से कम रखेंगे उस इंक्रीज इन टेम्परेचर को, और वो वादा निभा नहीं पा रही हैं सरकारें। और ऐसा लग रहा है कि टेम्परेचर 1.5 की जगह 2 डिग्री तक बढ़ जाएगा, और जिसकी वजह से बहुत कहर ढह सकता है। आप देख रहे हैं अंटार्कटिका में आइस मेल्ट हो रही है, सारे जो सीज हैं उनका लेवल ऊपर हो रहा है। तो सबको कुछ ना कुछ, सारे देशों को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा टू रिवर्स क्लाइमेट चेंज, और उसके लिए ग्रीन एनर्जी का यूज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और भारत में प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद पिछले 10 सालों में बहुत इसमें प्रोग्रेस करी है। और विश्व में एक्चुअली अगर आप देखें तो इंडिया ने सबसे ज्यादा प्रोग्रेस ग्रीन एनर्जी में पिछले 10 सालों में करी है। बिल्कुल सही बात है रंजीत जी, लेकिन एक चीज हमें ये समझाइए कि ग्रीन एनर्जी के तो बहुत सारे सोर्सेज हैं, लेकिन उसमें हाइड्रोजन इतना इंपॉर्टेंट क्या है? और भारत सरकार हाइड्रोजन मिशन लेकर के जो आई है, उसमें हम कितना इक्विप्ड हैं उस मिशन को फुलफिल करने के लिए? जब हम 2030 तक अपने नए लक्ष्य बना रहे हैं प्रोडक्शन के, तो हम लोग कितना तैयार हैं? और हाइड्रोजन क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? देखिए, हाइड्रोजन की इंपॉर्टेंस आती है क्योंकि एक तो आप जब अपने जीवन में ईंधन का उपयोग करते हैं तो सिर्फ बिजली का उपयोग नहीं करते हैं, हर तरह से आप ईंधन का उपयोग करते हैं। चाहे आप खाना बनाएं उसमें भी कुछ ईंधन का उपयोग होगा, आप कुछ स्टील यूज करेंगे उसमें भी ईंधन लगता है, आप फर्टिलाइजर अपने जिसमें आप अपनी क्रॉप्स ग्रो होती हैं उसमें भी ईंधन लगता है, आपका जो फ्यूल आता है जिसमें आप पेट्रोल डीजल है उसमें भी आप देखेंगे कि कोई ना कोई यूसेज है कार्बन का। तो इसलिए सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी को चेंज करना कि जी हाँ हम कोयले से बिजली बना रहे हैं और कोयले से बिजली बनाने की जगह अब हम सोलर और विंड से बिजली बनाएंगे, वो एक बहुत छोटा पार्ट है आपकी पूरी एनर्जी यूजेज चेन का। जी
तो उसको तो सरकार कर ही रही है। इसके अलावा बाकी जो चीजें हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आज की तारीख में अगर आप फर्टिलाइजर में देखें तो करीब 2-3 मिलियन टन हाइड्रोजन का यूज होता है। जी जी। आपका पहले आप नेचुरल गैस लेते हैं जिसमें कि कार्बन होता है, उसमें से आप हाइड्रोजन बनाते हैं, फिर हाइड्रोजन को आप अमोनिया बनाते हैं, फिर अमोनिया से आप यूरिया या डैप बिल्कुल सही बात है। फर्टिलाइजर बनाते हैं। और उसमें आप जो कार्बन आपने जो शुरू में दिया है वो कार्बन आप एटमॉस्फेयर में रिलीज करते हैं। उसी तरह से जब आप अपना जो क्रूड ऑयल है उसको आप रिफाइन करते हैं और डीजल और पेट्रोल बनाते हैं, और भारत 4, भारत 5, भारत 6 जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं इसमें, उसमें बेसिकली आप सल्फर को कम करते हैं अपने क्रूड ऑयल में से, और सल्फर को कम करने के लिए आप हाइड्रोजन का उपयोग करते हैं। हाइड्रोजन से आप सल्फर को कंबाइन करते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड बाहर निकल जाता है और आपका जो ईंधन है, जो आपका पेट्रोल है, जो आपका डीजल है, वो ज्यादा शुद्ध हो जाता है। तो हर इन जगह पे हाइड्रोजन का काफी प्रयोग होता है, और एक हाइड्रोजन एक ऐसी चीज है जो कि पानी से बनाई जा सकती है, और उसमें पीछे अगर आप सोलर और विंड की एनर्जी को यूज करके अगर आप पानी से हाइड्रोजन बनाते हैं तो वो ग्रीन हाइड्रोजन होती है, और उसमें कोई कार्बन आप एटमॉस्फेयर में नहीं डालते हैं। हाँ जी। तो एक ये तरीका है। ऐसा नहीं है कि हाइड्रोजन से सारी चीजें हो जाएंगी, बट जिस तरह से आप सोलर और विंड लाकर तो उसमें सप्लीमेंट करेगा, आप कह रहे हैं मेजर सप्लीमेंट करेगा। एग्जैक्टली उसी तरह से आप हाइड्रोजन ला के वो वाला कार्बन रिलीज होने से बचा सकते हैं। लेकिन सर, क्या टेक्नोलॉजिकली हम लोग इक्विप्ड हैं इस चीज़ को लेकर के, चाहे ब्राउन फील्ड ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन हो या फिर ग्रीन फील्ड? आप कह रहे हैं कि पानी से भी बना सकते हैं, तो इसका मतलब दूसरे सोर्सेज भी होंगे हाइड्रोजन बनाने के। तो टेक्नोलॉजिकली हम कितने इक्विप्ड हैं इसको हार्नेस करने के लिए? देखिए, जो ग्रीन हाइड्रोजन जिस इलेक्ट्रोलिसिस टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं वो 1800 में इजाद हुई थी। तो 200 साल पुरानी टेक्नोलॉजी है हाइड्रोजन को बनाने की पानी से। और आज की तारीख में भी इलेक्ट्रोलाइजर, जो कहते हैं कि इलेक्ट्रोलाइजर से आप पानी को बिजली लगा के आप पानी को तोड़ सकते हैं और उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग कर सकते हैं, वो आज भी वर्ल्ड वाइड यूज होता है। जहां पे भी आपको हाइड्रोजन की जरूरत है और वहां तक आप नेचुरल गैस नहीं ले जा सकते। तो इसलिए ये टेक्नोलॉजी पुरानी है। अमोनिया की टेक्नोलॉजी, अगर आप अमोनिया में ग्रीन अमोनिया बनाना चाहते हैं तो हाइड्रोजन उसके अंदर जाता है, और अमोनिया तो वही अमोनिया है। जी जी। और रिन्यूएबल एनर्जी जो है सोलर और विंड, वो भी अब आप 10 साल से आप सोलर और विंड बना रहे हैं। तो इसलिए इसमें कोई टेक्नोलॉजी का कोई रिस्क, ग्रीन हाइड्रोजन बनाने में कोई टेक्नोलॉजी का कोई रिस्क नहीं है। लेकिन जो टारगेट्स हमने रखे हैं उनको प्राप्त करने की कैपेसिटी है, क्योंकि कैपेसिटी एक बड़ा चैलेंज किसी भी सेक्टर में हमारे देश के लिए है। तो उतने स्किल्ड मैन पावर हैं क्या, उतनी कंपनियां रेडी हैं क्या? आप चलिए 8 कंपनियों को आपने दे दिया इलेक्ट्रोलाइजर बनाने के लिए, शायद अभी प्रोडक्शन के लिए आपने 10 कंपनियों को इसी जनवरी में आपने वो टेंडर्स दिए हैं। लेकिन क्या जो लक्ष्य हमने 2030 तक बनाया है, 2070 तक नेट जीरो का, उस पर हमारी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है उतनी? आप मेरे साथ हैं रंजीत जी? जी जी। हाँ, मैं हूँ। तो मेरे हिसाब से जो सरकार का लक्ष्य है 5 मिलियन टन का हाइड्रोजन का, वो बहुत ही एम्बिशियस है। और इस समय हाइड्रोजन महंगा है। तो जो आप कन्वेंशनल हाइड्रोजन, जो ग्रे हाइड्रोजन जिसे कहते हैं, उससे ग्रीन हाइड्रोजन महंगा है। तो लेकिन एक जो शुरुआत की है सरकार ने, वो बहुत ही अच्छी शुरुआत है। जी जी। और जो फोकस आप देखते हैं प्रधानमंत्री का भी, मिनिस्ट्री ऑफ पावर का भी, मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी का भी, जी। और जो सपोर्टिंग मिनिस्ट्रीज हैं, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ स्टील है, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल है, मिनिस्ट्री ऑफ ऑयल एंड नेचुरल गैस है, उन सबका सपोर्ट इसमें बहुत है। तो हो सकता है हम 5 मिलियन ना कर पाए, हो सकता है हम 2 कर लें, 3 कर लें, 4 कर लें, लेकिन एक लक्ष्य जो है, जैसे प्रधानमंत्री ने 500 गीगावाट का लक्ष्य रखा था, 175 गीगावाट का लक्ष्य रखा था, जब तक हमारा लक्ष्य एक ऐसा नहीं होगा जो कि एम्बिशियस है, तो फिर हम आगे बढ़ेंगे ही नहीं। अब जैसे आपने बताया, दिसंबर जनवरी में एक तो इलेक्ट्रोलाइजर मैन्युफैक्चरिंग का और एक हाइड्रोजन के लिए दोनों साइट टेंडर का हो गया। पहले जो किस्त है वो तो हो गई जी। अब 1-2 किस्तें और होनी है, इस साल में, अगले साल में हो जाएंगी। तो बढ़ावा तो मिलता ही है, और हमें उस रास्ते पे तो चलना ही है। रंजीत जी, बहुत धन्यवाद। वक्त मेरे पास इतना ही है, फिर किसी दिन डिटेल में जाएंगे और बात करेंगे अलग अलग सेक्टर्स में, खासतौर पर ट्रांसपोर्टेशन में, जो गडकरी साहब इतना प्रमोट कर रहे हैं कि हाइड्रोजन बेस्ड हम ट्रांसपोर्टेशन करेंगे, उस पर हम चर्चा करेंगे। बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए। और अबू धाबी में विश्व व्यापार संगठन के 13वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन